वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक स्वयं उसी के अंतर्गत अष्टम पाठ लोहा तुला, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये जो पाठ है ये सम्मिलित है और ये पाठ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। निश्चित ही ये पाठ हमारी परीक्षा में आने वाला है, इसलिए हमको इस पाठ का अच्छे प्रकार से भली भांति रूप से अध्ययन करना है। आज हम इस पाठ के शब्दार्थ, अर्थ एवं अवबोधन प्रश्न जो इस गद्यांश से प्रश्न बने हुए उन प्रश्नों का भी हम अध्ययन करेंगे और हम आज आपको बताएंगे कि सबसे अच्छे श्रेष्ठ अंक हम किस प्रकार लेकर आ सकते हैं। बच्चों, हमको बहुत कुछ याद रहता है लेकिन हम उसको लिख नहीं पाते, हम विचार नहीं कर सकते कि हमको वो विषय वस्तु कहाँ लिखनी है और हमारे अंक कट जाते हैं। आज मैं आपको इस प्रकार के बिंदुओं पर भी चर्चा करूंगा जिससे कि हमारे अंक कभी भी नहीं कट पाए। जो हम मेहनत करें उस मेहनत का हमें पूर्ण फायदा मिले। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अध्ययन की ओर। अध्ययन करवाने से पूर्व मैं आपसे एक बात पुनः कह रहा हूं कि मैं आपको भी हिंदी अनुवाद कराऊंगा, लेकिन हिंदी अनुवाद से पूर्व आप अगर श्रेष्ठ अंक चाहते हैं, अगर आप श्रेष्ठ अंक चाहते हैं तो बच्चों सर्वप्रथम आपको कौन कौन से बिंदुओं को लिखना पड़ेगा वो ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे बच्चों? संदर्भ। ठीक है। अगर हम, क्योंकि अर्थ तो सभी बच्चे लिखते हैं लेकिन सब बच्चों से कुछ हटकर हम लिखते हैं, जब जाके हमको श्रेष्ठ अंक मिलते हैं। तो सर्वप्रथम हम संदर्भ लिखेंगे जो कि हमको याद है लेकिन हम लिखते नहीं। हमको याद है लेकिन हम लिखते नहीं। वो क्या है बच्चों? सुनिए, वो क्या विषय है अभी आप समझ जाएंगे कि आपको ये निश्चित रूप से याद है, क्योंकि हमने ये पाठ पढ़ा है तो निश्चित रूप से हमको ये चीज याद भी होनी चाहिए। वह है, हमको संदर्भ के अंतर्गत लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के लोहा तुला नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है बच्चों, याद है ना आपको ये, लेकिन आप लिखते नहीं हो। अगर लिख देते तो और अच्छे अंक आते। तो हमको क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के लोहा तुला नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूलतः पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्र भेद भाग से संकलित है। किससे संकलित है? मित्र भेद भाग से संकलित है। एक बार आपने संदर्भ याद कर लिया तो निश्चित ही आप पूरे पाठ का संदर्भ लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों संदर्भ इस पाठ का एक ही रहने वाला है। इसलिए हम अगर पूर्व में तैयारी अच्छी कर लेते हैं तो पूरा पाठ का हमको फायदा मिलता है और बाद में हमको केवल अर्थ ही करना होता है। तो पुनः ध्यान से सुन लीजिए, हमको संदर्भ में क्या लिखना है? हमको संदर्भ में लिखना है हमारी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के लोहा तुला नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ मूलतः पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्र भेद से संकलित है। ठीक है, हमने इसमें क्या समझाया? केवल ये समझाया कि हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी और सेमुसी का पाठ को
सब उसी में कौन सा पाठ है? लोहा तुला पाठ है। और लोहा तुला पाठ का जो रचयिता है वो मूलतः विष्णु शर्मा है। और विष्णु शर्मा ने भी पंचतंत्र से लिया है। और पंचतंत्र के किस भाग से लिया है? मित्रवेद भाग से संकलित किया गया है। तो हमने ये लिख दिया संदर्भ। अब संदर्भ के बाद में बच्चों हमको क्या लिखना होता है? प्रसंग। संदर्भ के बाद में क्या लिखना होता है? प्रसंग। बच्चों मैं आपको वो ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आपके एक अंक भी कोई काट नहीं सकता, आपके पूर्ण अंक आएंगे। ये बच्चों की बहुत शिकायत होती है कि गुरुजी हम बहुत पढ़ते हैं, हमने बहुत याद किया है, परीक्षा में हम बहुत लिख के आए, पूरा लिख के आए, लेकिन हमारे अंक कम क्यों आए हैं? तो बच्चों अंक कम आने का कारण यह है कि जब आपकी कॉपी जांच हो रही है और आपकी कॉपी के पूर्व किसी भैया ने अगर संदर्भ प्रसंग इस प्रकार का लिख दिया तो निश्चित ही आपकी कॉपी में कम अंक मिलने वाले हैं। अगर एक जैसे हो तो ठीक है, सबके समान है, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी कॉपी के पहले किसी ने आपसे श्रेष्ठ लिख दिया तो निश्चित ही आपके उससे कम अंक होंगे। इसलिए हमको हमेशा जितना श्रेष्ठ हो उतना श्रेष्ठ लिखना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम प्रसंग की। तो बच्चों प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रसंग में हम लिखने वाले हैं कि इस गद्यांश में जो हम आज गद्यांश पढ़ेंगे उस गद्यांश में क्या है, किस विषय में पढ़ेंगे, उस विषय को हमको लिखना है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि इस गद्यांश में व्यापारी पुत्र जीर्णधन, इस गद्यांश में व्यापारी पुत्र जीर्णधन निर्धन हुआ आत्मग्लानि का अनुभव करता हुआ उस स्थान पर ठहरना नहीं चाहता है जहां उसने समृद्ध जीवन व्यतीत किया है। मतलब पहले तो वो समृद्ध जीवन जिया लेकिन आज वो निर्धन हो गया। तो निर्धन होने के कारण क्या है? वो उस स्थान में परिवर्तन करना चाहता है। पूरे ध्यान से सुनिए प्रसंग में क्या लिखना है बच्चों, ये ध्यान से सुनने की बात है क्योंकि ये आपके महत्वपूर्ण है। बाद में मैं आपको हिंदी अनुवाद बता दूंगा, हिंदी अनुवाद आप कर लोगे, कोई इतनी अच्छी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप बड़ी बात यह है कि याद तो हम कर लेते हैं लेकिन याद करने के उपरांत अच्छे अंक क्यों नहीं आते, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि सबसे हमको श्रेष्ठ अंक कैसे लेके आने हैं, उन चीज बिंदुओं को भी आज हम आपके मध्य ले रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको प्रसंग में बताया कि इस गद्यांश में व्यापारी पुत्र जीर्णधन जो निर्धन हुआ आत्मग्लानि का अनुभव करता हुआ उस स्थान पर ठहरना नहीं चाहता जहां उसने समृद्ध जीवन व्यतीत किया है। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों हमने प्रसंग पढ़ लिया। अब प्रसंग के बाद में हम क्या लेते हैं? अनुवाद। ठीक है, तो हमारा तीसरा बिंदु हुआ अनुवाद जो हमसे परीक्षा में पूछा जाता है। मात्र हमसे पूछा जाता है हिंदी अनुवाद कीजिए और हम क्या करते हैं? उसका तुरंत हिंदी अनुवाद कर देते हैं और हिंदी अनुवाद भी बिल्कुल सही करते हैं लेकिन अंक नहीं आते हैं। तो अंक इसलिए नहीं आते क्योंकि बच्चों आपसे अच्छा आपके पूर्व वाले बालक ने बहुत अच्छा समझा दिया तो निश्चित ही आपके कम अंक आने वाले हैं। इसलिए हम भी अच्छी तरह समझाएं, अच्छी तरह संतुष्ट करें तो निश्चित ही आपके अंक भी अच्छे ही होंगे। अब बात करते हैं अनुवाद की। तो बच्चों जो हमको गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश का हमको हिंदी अनुवाद करना होता है। तो मैं पूर्व में आपको इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद बता रहा हूं जैसे आपको करना है। आसिफ मन था कस्मिन जीवन किसी अधिष्ठान वाले स्थान पर जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र, मतलब किसी स्थान पर, कहने का तात्पर्य किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र था। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र था। ठीक है बच्चों, तो आसिफ था कस्मिन जीवन किसी अधिष्ठान वाले स्थान पर जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र मतलब कि व्यापारी का पुत्र।
तो किसी स्थान पर जीर्णधर नाम का एक व्यापारी का पुत्र था। सच और वह विभवशया, विभवशया का अर्थ होता है बच्चों मतलब कि जो धन वैभव होता है उसे क्षीण होकर के, मतलब जिसके पास धन का अभाव हो गया तो वो विभव से है। तो और वह धन अभाव के कारण, और वह धन अभाव के कारण देशांतरम गंतुम, मतलब दूसरे देश में जाने के लिए अर्थात दूसरे स्थान पर जाने के लिए विचिंत्यते सोचता है, इसलिए दूसरे स्थान पर जाने के लिए सोचता है। क्यों सोचता है बच्चों? विभवशया मतलब धन के अभाव हो जाने के कारण देशांतरम मतलब दूसरे स्थान पर गंतुम इच्छेन विचिंत्यत मतलब जाने के लिए सोचता है। ठीक है, समझ में आ गया आपके? तो पुनः और ध्यान से सुन लीजिए। किसी स्थान पर जीर्णधर नाम का एक व्यापारी का पुत्र था और वह धन अभाव के कारण दूसरे स्थान पर जाने का इच्छुक है और सोचने लगा। क्या सोचने लगा वो ध्यान से सुनिए। यत्र देश अथवा स्थाने भोगा भुक्ता सुवीर्या मतलब कहने का मतलब है यत्र वाली जिस स्थान पर सुवीर्या अपने पराक्रम से, सुवीर्या अपने पराक्रम से मतलब जिस स्थान पर अपने पराक्रम से, यत्र देश अथवा मतलब जिस देश स्थान पर अपने पराक्रम से भोगा भुक्त्वा मतलब भोगने के योग्य वस्तुओं का उपभोग किया गया है, भोगने योग्य वस्तुओं का उपभोग किया गया है। भोगा भुक्त्वा मतलब भोगने योग्य जो वस्तु है उनका उपभोग किया गया है। पुनः ध्यान से सुनिए पहली पंक्ति का अर्थ ध्यान से समझ लीजिए कि जिस स्थान पर, ध्यान से सुनिए, जिस स्थान पर अपने पराक्रम से सुवीर्या मतलब अपने पराक्रम से, जिस स्थान पर अपने पराक्रम से भोगने योग्य वस्तुओं का उपभोग किया गया है। समझ में आ गया बच्चों? पहली पंक्ति समझ में आ गया आपके? आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख के भेजा करो मेरे पास कि गुरुजी आपके द्वारा बताई हुई पंक्ति बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। तो ध्यान से सुनिए, जिस स्थान पर अपने पराक्रम से भोगने योग्य वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है उस स्थान पर तस्मीन वाली उस, तस्मीन किसके लिए है? स्थान के लिए। तस्मीन किसके लिए है? स्थान के लिए। अभी प्रश्नोत्तरों में भी तस्मीन आएगा, तस्मीन किसके लिए आया मैं आपसे बात करूंगा अभी, है ना? तो तस्मीन वाली उस स्थान पर वैभवहीनो धनहीन होकर के, वैभवहीनो धनहीन होकर के, धन के अभाव में रहकर के यो वसत है जो रहता है उस स्थान पर धनहीन होकर के जो रहता है, सपुरुषा वह पुरुष क्या होता है? अधम होता है। वह पुरुष अधम होता है, नीच होता है। अधम होता है बच्चों नीच क्वालिटी का, ठीक है? तो वह पुरुष क्या होता है? अधम होता है। कौन सा पुरुष अधम होता है बच्चों? जो उस स्थान पर धनहीन होकर के वहां रहता है वह पुरुष अधम होता है। पहले तो धनयुक्त था, समृद्ध था, लेकिन धन का अभाव हो गया, तो धन का अभाव होने के कारण जो उस स्थान पर वहां रहता है तो वो अधम होता है। इस प्रकार वो जो बड़ी पुत्र जीर्णधर नाम का है वो इस प्रकार सोच रहा है। अब मैं आपको जो इसका अनुवाद है एक बार और पुनः मैं आपको बता दूं। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, अनुवाद में आपको लिखना है कि किसी स्थान पर, नीचे की पंक्ति का ध्यान से सुनिए, ऊपर की तो मैंने आपको बता ही दिया, तो नीचे का सुनिए कि जिस स्थान पर अपने पराक्रम से भोगने योग्य वस्तुओं का उपभोग किया है, भोगने योग्य वस्तुओं का उपभोग किया गया है, उस स्थान पर निर्धन होकर के निवास करे, उस स्थान पर निर्धन होकर के निवास करे, वह अधम पुरुष होता है। वह कौन सा पुरुष होता है बच्चों? वह अधम पुरुष होता है, वह नीच पुरुष होता है। इसी बात पर जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर ले। अब बच्चों आपके हिंदी अनुवाद समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिए, अब हिंदी अनुवाद के बाद में हमको और भी कैसे अच्छे अंक लेकर आने जो मतलब कि हमारे एक भी अंक न कटे,
तो बच्चों हमको क्या लिखना है, अगला बिंदु लिखना है विशेष। ठीक है, तो विशेष के अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं, विशेष के अंतर्गत हम अगर हमको लगता है कि इसमें कोई संधि है, कोई समास है, कोई प्रत्यय है, कोई अव्यय है ना, तो ऐसा कोई शब्द दिखे तो वो हमको लिखना है। तथा हम इसमें विशेष में बता सकते हैं कि इसमें जो जीर्ण धन नाम का वणिपुत्र था वो धन के अभाव के कारण अपने स्थान पर, उसी स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को अधम पुरुष के समान मानता है। इस प्रकार हमने विशेष में बता सकते हैं। और अगर हमको लगता है कि किसी में हमारी संधि है तो हम संधि लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं अधिष्ठाने में अधि उपसर्ग है, कस्मिंश्चित में सत्व संधि है, तो ऐसा हम बता सकते हैं आसित में कौन सा लकार है। तो ये चीजें हम विशेष में लिख सकते हैं, जितना हमके एक आ जाए बिंदु, दो बिंदु आ जाए, जितना बिंदु हमसे आ सकता है उतना हम विशेष में लिख सकते हैं। तो अगर इस प्रकार हम उसका पूरा अर्थ समझाएंगे, संदर्भ प्रसंग अनुवाद और विशेष, तो निश्चित ही आपका एक भी अंक कोई काट नहीं सकता। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं अंकों के लिए। और वही अंक अगर हमारे कट जाते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। इसलिए बच्चों हमको वो विषय याद है, वो चीजें याद है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है और हमारे अंक कट जाते हैं। तो ऐसा हमको पुनः इस गलती को हम दोहराए नहीं, हम जो मैंने आपको बताया उस प्रकार आपको करना है। ठीक है, अब सुनिए अवबोधनम कार्य। अवबोधनम कार्य के अंतर्गत सबसे पहले एक अध्ययन उत्तर थे। इस पैराग्राफ में से हमको उत्तर देने बच्चों, ये अभी कोरोना महामारी के समय जो आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाला है वो इसी प्रकार का आने वाला है कि पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपने उत्तर छाटे, ऐसा किया, तो इस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र हो सकता है। इसलिए आप इस अवबोधन कार्य को निश्चित रूप से समझें। एक पद में उत्तर देना है, वणिक पुत्र से किम नाम है आसित। वणिक पुत्र का क्या नाम था? तो बच्चों वणिक पुत्र का क्या नाम था? जीर्ण धन। ठीक है, वणिक पुत्र का क्या नाम था? जीर्ण धन। तो किम के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? जीर्ण धन। ठीक है, तो वणिक पुत्र का क्या नाम था? जीर्ण धन। ठीक है बच्चों, अब देखिए जीर्ण धन देशांतर है कस्मात आगच्छत, मतलब जीर्ण धन देशांतरण दूसरे देश के लिए, कस्मात मान किस लिए, आगच्छत मान जा रहा था, मतलब किस कारण से वो दूसरे स्थान पर जा रहा था। तो बच्चों दूसरे स्थान पर जाने का कारण क्या है? बेहोशया। क्या है? बेहोशया, मतलब धन के अभाव के कारण दूसरे स्थान पर किस लिए जा रहा था? वो बेहोशया। ठीक है, तो कस्मात बेहोशया। ठीक है, तो ऐसे हमको एक पद में उत्तर देने होते हैं। अब देखिए पूर्ण वाक्य उत्तर दें। पूर्ण वाक्य में हमको उत्तर देना है कि मनुष्य पुत्र न बसते, मनुष्य को खाने लेना चाहिए। तो बच्चों मनुष्य को खाने रहना चाहिए, किसके लिए कह रहा है? किसके लिए कह रहा है कि खाने रहना चाहिए? यत्र देश अथवा स्थानीय भोगा भुक्ता सुवीर्या। ठीक है, मतलब कि जिस स्थान पर उसके जिस स्थान पर उसने पराक्रम से भोगने योग्य वस्तुओं का उपभोग किया है और उस स्थान पर उसके पास धन का अभाव हो गया तो उसको उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार वो विचार कर रहा है। तो हमको पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। वो कैसे देना है बच्चों? यत्र है, समझिए, यत्र भोगा, यत्र भोगा भुक्ता। सुनिए बच्चों, यत्र भोगा भुक्ता तत्र बेभव शया, तत्र बेभव
भेवोहीनो या भेवो से आप कह सकते हैं। भेवोहीनो शब्द है यहाँ, तो भेवोहीनो लिखिए बच्चों ने, भेवोहीनो, भेवोहीनो, ठीक है। तत्र भेवोहीनो न वसेत्, न वसेत्, ठीक है। अब सुनिए, यत्र भोगा भुक्ता तत्र भेवोहीनो न वसेत्, मतलब किसी स्थान पर नहीं रहना चाहिए उसको जहां भेवोहीन हो जाए, ठीक है। अब आगे देखिए, जीर्णधन किम विचिन्त्य, जीर्णधन ने क्या सोचा, जीर्णधन ने क्या सोचा, तो बच्चों जीर्णधन ने क्या सोचा, जीर्णधने, जीर्णधने विचिन्त्य, जीर्णधन ने क्या सोचा, भेवोस्यात् देशान्तरं गन्तुम इच्छेन विचिन्त्य, मतलब उसने सोचा कि भेवोस्यात् देशान्तरं गन्तुम इच्छेत, मतलब बेहोशीन हो गया, उसका धन नष्ट हो गया है, तो जीर्णधने, हम यहां से इसका उत्तर लिखेंगे, जीर्णधने भेवो स्यात् देशान्तरं, मतलब दूसरे स्थान पर गन्तुम इच्छत, गन्तुम इच्छन विचिन्त्य, 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 ठीक है बच्चों। तो जीर्णधने भेवोस्यात् देशान्तरं गन्तुम इच्छन विचिन्त्य, समझ में आ गया। तो यह आपका प्रश्न नंबर 2 का पूर्ण वाक्य में उत्तर हुआ। पहला का है यत्र भोगा भुक्त्वा तत्र भेवोहीनो न वसत्, ठीक है, भेवोहीनो यो वसत्। अब अगला देखिए, तस्मिन् भेवोहीनो न वसत्, मैंने आपको बताया था अभी अर्थ के समय, तस्मिन् भेवोहीनो न वसत्, अत्र मानी यहाँ, तस्मिन् इति सर्वनाम पद है, यहाँ तस्मिन् क्या है, सर्वनाम पद है, कस्य स्थाने, कस्य स्थाने प्रयुक्तम, ये किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तस्मिन् शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है बच्चों, तो किसके स्थान पर हुआ है, तस्मिन् मानी उस स्थान पर, उस स्थान पर धनी होकर के जो रहता है वह अधम पुरुष के समान है, तो ये तस्मिन् किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, स्थान के लिए। तो हमको ये पूछा गया है कि जो तस्मिन् शब्द है, सर्वनाम पद है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, स्थान के लिए। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, कस्य के स्थान पर क्या लिखेंगे, स्थानीय, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, स्थान के लिए, तो हम स्थानीय लिखेंगे, ठीक है। तो तस्मिन् के स्थान पर क्या लिखेंगे, स्थानीय। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, स्थानीय भेवोहीनो न वसेत्, मतलब उस स्थान पर भेवोहीन होकर के नहीं रहना चाहिए, समझ आ गया बात। अब देखिए, आसित इति क्रियापद है, आसित क्या है, क्रियापद है, लट लकारे वर्तमान काले व लिखते, आसित क्रियापद है, इसका लट लकार वर्तमान काल लिखना है, ठीक है। भूतकाल है बच्चों, जिसको हम वर्तमान काल में परिवर्तित करना है, तो अस धातु का लट लकार लिखना है, प्रथम पुरुष एकवचन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, अस्ति, क्या लिखेंगे बच्चों, अस्ति लिखेंगे, समझ आ गया बात, क्या लिखेंगे, अस्ति लिखेंगे। अब पुनः सुनिए, वणि पुत्र किम नामासि जीर्णधने, जीर्णधन देशांतरे कस्मात् आगच्छत् भेवोस्यात्, पूर्ण वाक्य का उत्तर, मनुष्य पुत्र न वसत्, यत्र भोगा भुक्ता तत्र भेवोहीनो न वसत्, ठीक है। जीर्णधने किम विचिन्त्यत्, जीर्णधने भेवोस्यात् देशांतरं गन्तुम इच्छन् विचिन्त्यत्। अब यथा निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, तस्मिन् भेवोहीनो न वसत्, अत्र तस्मिन् जो सर्वनाम पद है, ये किस स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है, स्थानीय के लिए, स्थान के लिए। आसित इति क्रियापद है, इसका लट लकार वर्तमान काल बताना है, तो वह क्या है बच्चों, अस्ति, ठीक है। तो बच्चों आज का जो हमारा बिंदु है ये गद्यांश का, ये आज का बिंदु पूर्ण हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आज लाइक करना ना भूले,
जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हम आपके पास निरंतर वीडियो पहुंचाते रहे और आपको लाभ प्राप्त होता रहे। इसलिए आप हम चैनल से जुड़े हुए रहे और इसके लिए हमको चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक जरूरी है, जिससे कि आपके पास निरंतर सूचना पहुंच सके। तो बच्चों, अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।